हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख चुके थे, मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पे। अब एनसीईआरटी ने इधर उधर दिया है तो हम लोग भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। तो अब नर जनन तंत्र में शुक्राणु बनते कैसे हैं, क्योंकि जो मेल में युग्मक होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं शुक्राणु। तो शुक्राणु का जनन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो उसको हम लोग कहेंगे शुक्राणु जनन, जिसको हम लोग लिखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है, डॉक्टर समान लिख रहा हूँ पर मजबूरी है मेरी, तो बस आप सुन लिया करो कि इंग्लिश टर्मोलॉजी क्या होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इसको कहते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ये होता है कौन, पुरुषों में क्या होता है वृषण, और स्त्रियों में कौन होता है अंडाशय। क्लियर है, जहाँ पे युग्मक जनन होता है यानी कि गैमेटोजेनेसिस होती है। और यहाँ पे इस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु उत्पन्न करते हैं। क्लियर है, चलो तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो वृषण में ये पेन काहे चेंज हो जाता है बार बार। चलो तो वृषण की बात करें तो वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है शुक्राणुजन या फिर स्पर्मेटोगोनिया होती हैं। ये बहुवचन में, और एक वचन में इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो शुक्रजनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है। तो ये प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मैंने आपको बताया था शुक्रजनन या शुक्राणु जनन कहते हैं, जो कि किशोर अवस्था के समय, किशोर अवस्था यानी लड़कों वाली अवस्था, जब जवानी स्टेज नहीं आएंगे उससे पहले की लड़के वाली स्टेज बोल सकते हैं इसको। तो ये समय शुरू हो जाता है। और शुक्रजनन नलिकाओं की बात करें, जिसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहते हैं, कि भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, इसलिए इसको हम लोग 2n लिखते हैं। द्विगुणित का मतलब कुछ शुक्राणु में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण यानी मियोटिक लिखा है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं मियोसिस डिवीजन भी होता है, जिनको हम लोग प्राथमिक शुक्राणु कोशिका हम लोग कहते हैं, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यानी कि न्यूनकारी विभाजन, 1 मिनट इसको मैं कट ही कर देता हूँ, यानी ये जो पेन का ही चेंज हो जाता है भाई, चलो चेंज करते हैं। तो याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे जो है कौन सा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा करते हुए 2 समान अगुणित कोशिकाओं की रचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं द्विगुणित शुक्राणु कोशिका यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है, इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर शुक्राणु पशु यानी कि स्पर्मेटिड पैदा करते हैं। चित्र 3.5 में आपको बताया गया है। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी नहीं तो 1 मिनट, एनसीईआरटी जो माता है ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही है कि शुक्राणु पशु यानी कि जो स्पर्मेटिड्स हैं कहाँ गए, ऊपर थे। ठीक है, तो स्पर्मेटिड ये लिखा है। स्पर्मेटिड की बात करूँ, इसी को शुक्राणु पशु कह रहे हैं। तो स्पर्मेटिड में गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। शुक्राणु पशु रूपांतरित होकर शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग शुक्राणु जनन या फिर स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष यानी कि ऊपर सर्टोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है, यानी कि एम्बेडेड हो जाता है, और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित यानी रिलीज होते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को वीर्य सेचन हम लोग कहते हैं। क्लियर है, इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में कि कैसे इसका हार्मोन जो है कंट्रोल होता है।
तो चलो हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में तो कुछ उतना इंपॉर्टेंट दिया नहीं है, पर देख लेते हैं। शुक्राणु जनन, शुक्र जनन नलिका, जहाँ से टेस्टिस हम लोगों ने पढ़ा था ना, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शुक्र जनन नलिका होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, वहाँ पे शुक्राणु बनता है, तो उसी के बारे में बताए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बताया है कि यहाँ पे 2 कोशिका हम लोगों को देखने को मिलती है, तो दूसरी कोशिका के बारे में तो नहीं बताया। क्लियर है, लेकिन आपको याद रखना है। सो 1 मिनट, देखो ये है हमारे पास में कौन सी सेल, शुक्राणुजन, ठीक है, यानी कि शुक्राणुजन कोशिका यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको कट करोगे तो इसमें 2 कोशिका देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेंगी सर्टोली कोशिका और दूसरी देखने को मिलती है स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है, तो इस नली को काट के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका है यहाँ पे स्पर्म बनते हैं और ये होती है सर्टोली कोशिका। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे डिवीजन होगा तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनेगी, फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगी, फिर शुक्राणु प्रसू बनेगा यानी स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे, स्पर्म। तो चलिए मैं इसको और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 1 2 3 स्टार्ट। तो हमारे पास है पेन तो हम लोग कर लेते हैं इसको चेंज। तो ये है 2n, अभी बताया था कि यहाँ पे ये स्पर्मेटिड, ये शुक्राणु कोशिका ये द्विगुणित है, यानी कि यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 46। ठीक है, तो इसको करते हैं रब। अब हम लोग बात करते हैं, बताया था हमको कि यहाँ पे ये करेंगे समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। ये मियोटिक था, इससे पहले होता है यहाँ पे समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, जैसी की वैसी कोशिका बनेगी 2n से 2n। क्लियर है, तो ये कोशिका कौन सी है, ये है स्पर्मेटोगोनिया कोशिका जो स्पर्म बनाती है। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, यहाँ से 1 मिनट, ये कोशिका जो है ना आगे चल के ग्रोथ कर जाती है, वृद्धि परिपक्व हो जाएंगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है, अब कहानी आगे देखते हैं हम लोग। इसको करता हूँ मैं रब। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया था हमारा, क्या बन गया था, चलो इसी से लिख देते हैं हम लोग प्राइमरी स्पर्मेट। सो मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्लियर, क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। तो इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका की बात करिए तो यहाँ पे होगा मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यही बात करी हम लोगों ने। तो ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे 2 कोशिका बनेगी। ठीक है, जिसमें गुणसूत्री की संख्या क्या हो जाती है, आदि। तो ये क्या बनेगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है, यानी कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ये कब बनेगा, जब प्रथम मियोसिस होगा, लेकिन जब मियोसिस सेकंड होगा, क्लियर है, मियोसिस सेकंड की बात करें यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की, तो यहाँ पे बनेंगे स्पर्मेटेट। क्लियर है, यानी कि शुक्राणु प्रसू यानी शुक्राणु के बनने की पहले की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। अब इस शुक्राणु प्रसू में होगा रूपांतरण और फिर यहाँ पे बन जाएंगे हमारे स्पर्म। क्लियर है, चलो इतनी सी बात हम लोगों को समझनी थी, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन वगैरह, ये सारी बातें जो है हम लोग करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको पता है क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हो और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।